की खटखट। अचानक एक भारी रोबोटिक और गूंजती हुई आवाज आती है। बधाई हो, आप सफलतापूर्वक 24 घंटे के गॉडली टाइकून सिस्टम से जुड़ चुके हैं। अब से अगले 24 घंटे तक आप जो भी पैसा खर्च करेंगे उसका 10 गुना आपको वापस मिलेगा। 24 घंटे बाद ये सिस्टम अपने आप गायब हो जाएगा। SFX, दिमाग में एक टिक टिक करती उल्टी गिनती शुरू होने की आवाज, 10 गुना कैशबैक। मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 युआन बचे हैं, लेकिन अगर ये सच है तो एक एक सेकंड कीमती है। बिना सोचे मैंने तुरंत वो पूरे 2000 युआन अपने गेम अकाउंट में रिचार्ज कर दिए और अगले ही सेकंड मेरे फोन की स्क्रीन चमक उठी। आपके कमर्शियल बैंक अकाउंट में 20,000 युआन ट्रांसफर किए गए हैं। करंट बैलेंस 20,024 युआन। भाई साहब, ये सच में काम कर रहा है। मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि लगा छाती से बाहर आ जाएगा। पैसा कमाना इतना आसान हो सकता है। अब वेस्ट करने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। मैंने तुरंत अपने दोस्त लिंग जियान को 20,000 युआन डायरेक्टली ट्रांसफर किए और पलक झपकते ही सिस्टम ने मुझे 2 लाख युआन वापस भेज दिए। लिंग जियान की तरफ से चैट पर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आया, पर मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरे पास जवाब देने का टाइम कहाँ था। मैंने तुरंत उसे 2 लाख और भेज दिए और बम, सिस्टम ने मुझे तुरंत 20 लाख युआन रिफंड कर दिए। अगले ही सेकंड मेरा फोन जोर जोर से बजने लगा। लिंग जियान का कॉल था। वो पूरी तरह शॉक में था और चिल्लाते हुए बोला, अबे साले, ये क्या बकवास है। तूने अचानक मुझे 2,20,000 युआन क्यों भेज दिए? क्या कांड किया है तूने? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मैंने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, पर मेरी उंगलियां स्क्रीन पर पागलों की तरह चल रही थीं। अरे यार, तू टेंशन मत ले। याद है मैंने तुझसे 10,000 उधार लिए थे, बस वही लौटा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। वो तो लगभग चीख ही पड़ा। दिमाग खराब है क्या तेरा? 10,000 के बदले कोई 2,20,000 लौटाता है क्या? लोन शार्क भी इतने पागल नहीं होते। सच बता, कर क्या रहा है तू? मेरी उंगलियों की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। मैंने कहा, अच्छा सुन, तेरे ऊपर वो जो 1 लाख से ज्यादा का ऑनलाइन लोन है ना, उसे तुरंत चुका दे। वो एक सेकंड के लिए सन रह गया, फिर बोला, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर चुकाता हूँ। जब तू फ्री हो तो मुझे कॉल करना। और उसने फोन रख दिया। 3 मिनट से भी कम समय में मैंने अपने सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज पूरी तरह साफ कर दिए। मैंने टोटल 20 लाख खर्च किए और सिस्टम ने तुरंत मुझे 2 करोड़ युआन वापस दे दिए। फिर मैंने 3 करोड़ और उड़ाए तो वापस मिले 30 करोड़। उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस 4.7 करोड़ युआन तक पहुंच चुका था। सच कहूं तो लिंग जियान के अलावा मेरे बाकी जितने भी सो कॉल्ड दोस्त थे, वो सब बस मतलबी और मुफ्तखोर थे जो मदद के लायक ही नहीं थे। अब आसपास ऐसी कोई चीज बची ही नहीं थी जिस पर बड़ा पैसा खर्च किया जा सके। इसलिए मैंने तुरंत फैसला किया कि मुझे किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जो हाई एंड कंजम्पशन के लिए बनी हो। मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से सीढ़ियां उतरकर नीचे भागा और एक टैक्सी रोकी। बैठते ही मैंने कहा, ड्राइवर भैया, जॉन रोड वाले फेरारी शोरूम चलो। आखिर अमीर लोगों को अगर बहुत जल्दी बड़ा पैसा उड़ाना हो तो सबसे तेज तरीका घर और लग्जरी कारें ही हैं। टैक्सी में बैठे बैठे मैंने फटाफट कई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स डाउनलोड किए। मैंने स्ट्रीमर्स को देखने की जहमत तक नहीं उठाई। पहले प्लेटफॉर्म पर घुसते ही मैंने सीधे 40 लाख युआन रिचार्ज किए। सिस्टम ने तुरंत 4 करोड़ वापस दिए। बिना हिचकिचाए मैंने 60 लाख और रिचार्ज किए। अकाउंट में 6 करोड़ और आ गए। मेरा बैंक बैलेंस अब 9.4 करोड़ युआन तक चढ़ चुका था। बेशक मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं कर रहा था ताकि किसी का फालतू ध्यान न खींचे, इसलिए मैंने बाकी के 10 लाख कुछ दूसरे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स पर बांटकर खर्च किए और वहां भी कैशबैक ट्रिगर कर दिया। फिर मैंने आगे झुकते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया मैं बहुत जल्दी में हूँ, जितना तेज हो सके उतनी तेज पहुंचाओ, मैं आपको 5,000 युआन टिप दूंगा। ड्राइवर तो एकदम एक्साइटेड हो गया और जोर से हंसते हुए बोला, अरे सर जी, फिर तो आप बिल्कुल सही गाड़ी में बैठे हो। आज आपको दिखाता हूँ कि असली रेसिंग का उस्ताद किसे कहते हैं। अगले ही सेकंड टैक्सी किसी रॉकेट की तरह आगे भागने लगी। मैंने उसे लापरवाही से 5,000 युआन ट्रांसफर किए। सिस्टम ने मुझे 50,000 लौटा दिए। आधे घंटे से भी कम समय में मैं करीब 30 करोड़ युआन का रोटेशन कर चुका था। आम इंसान के लिए 30 करोड़ का मतलब है पूरी जिंदगी के लिए रिटायर हो जाना। पर अजीब बात थी, मुझे अभी भी तसल्ली नहीं मिल रही थी। सच तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा टारगेट अब क्या बन चुका है। लगभग 20 मिनट बाद हम आखिरकार फेरारी के शोरूम पहुंचे। शोरूम का कांच का दरवाजा खोलकर जैसे ही मैं अंदर गया, एक महिला सेल्स पर्सन ने विनम्रता से मेरा स्वागत किया। नमस्ते सर, फेरारी सेल्स सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपने कोई मॉडल पहले से सोच रखा है? मैंने सिर हिलाया और शांत रहकर जवाब दिया, नहीं, पर आप यहाँ की कारों के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए, मुझे अभी खरीदनी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरा पूरा आउटफिट शायद 1,000 का भी नहीं था। फिर भी उसने एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाई और एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर आप इसे देख सकते हैं, ये फेरारी 612 है। इसकी करंट प्राइस 57 लाख युआन है। मैंने अधीर होकर हाथ से इशारा किया और कहा, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये वाली डन करो, कार्ड स्वाइप करो, और हाँ, कुछ और कारें भी ढूंढो, मुझे वो सब भी चाहिए। सेल्स पर्सन पूरी तरह जम गई। मेरे साधारण हुलिये को देखकर उसे शायद लगा होगा कि कोई अकल्पनीय किस्मत अचानक उसके ऊपर बरस पड़ी है। मैंने आगे कहा, क्या आपके पास फेरारी 812, फेरारी F12, फेरारी 599, फेरारी 488, फेरारी F90, फेरारी 458 और फेरारी FF हैं? उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, सर सारे मॉडल अभी स्टॉक में नहीं है, कुछ को दूसरी लोकेशन से ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैंने लापरवाही से सिर हिलाया, कोई बात नहीं। जो मॉडल मैंने बताए और ये 612, टोटल 8 कारें हुई।
मुझे कोई ऑप्शंस या कस्टमाइजेशन नहीं देखना, सबका टॉप मॉडल यानी हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन दे दो। कलर सिर्फ रेड और ब्लैक। टोटल प्राइस बताओ, मैं जल्दी में हूँ। सेल्स पर्सन ने तुरंत कैलकुलेटर उठाया और पागलों की तरह टाइप करने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, सिर्फ कारों की लिस्टेड प्राइस ही नहीं, बल्कि टैक्स, इंश्योरेंस और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन मिलाकर इन सभी गाड़ियों का टोटल बिल 5,30,00,000 युआन हुआ है। मैंने अपने बैलेंस पर नजर डाली और शांति से कहा, एक एक करके खरीदना बहुत झंझट का काम है। ऐसा करो, इन सभी के 5 कंप्लीट सेट्स कर दो। सेल्स पर्सन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। ऐसा नहीं था कि उसने अमीर लोगों को फेरारी खरीदते नहीं देखा था, लेकिन लग्जरी सुपरकार्स को सब्जी मंडी की गोभी टमाटर की तरह खरीदना बिल्कुल डरावना और अकल्पनीय था। फिर मैंने अचानक पूछा, क्या आपके पास ला फेरारी है? उसने निराश होकर जवाब दिया, नहीं सर, ला फेरारी एक लिमिटेड एमिशन मॉडल है, वो ग्लोबली पूरी तरह सोल्ड आउट हो चुकी है। मुझे ये सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ, लगा कि ये कार मुझे नहीं मिल पाएगी। खैर, मैंने अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। आमतौर पर नॉर्मल बैंक कार्ड्स की एक स्पेंडिंग लिमिट होती है, लेकिन इस सिस्टम की ताकत के आगे दुनिया का हर नियम बेमानी लग रहा था। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होने का नोटिफिकेशन बजा, सेल्स पर्सन की आंखों में मेरे लिए सम्मान पूरी तरह बदल गया। फेरारी शोरूम में रोज रोज कस्टमर्स नहीं आते थे, इसलिए आसपास की जितनी भी खाली बैठी सेल्स गर्ल्स थीं, वो सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गईं। हर कोई इस रहस्यमयी अमीर शहजादे के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उनकी आंखों में मेरे वो सस्ते कपड़े भी अब क्लासी और ओल्ड मनी लुक का सिंबल बन चुके थे। जैसे ही वो 20 करोड़ से ज्यादा की रकम सफलतापूर्वक खर्च हुई, सिस्टम ने तुरंत मुझे 2.67 अरब युआन रिफंड कर दिए। पिछले बचे हुए बैलेंस को मिलाकर मेरे अकाउंट में अब करीब 2.7 अरब युआन का प्योर कैश बैठा हुआ था। मैंने टोटल 40 लग्जरी कारें ऑर्डर कर दी थी और हर एक सेल्स पर्सन मुझे ऐसे घेरे खड़ी थी जैसे मैं कोई साक्षात भगवान हूँ। यहाँ तक कि शोरूम का मैनेजर खुद मेरे लिए चाय लेकर आया और इतना झुककर मुस्कुरा रहा था कि मानो उसे डर हो कि कहीं उसकी तेज सांस लेने से भी मैं नाराज ना हो जाऊं। एक सेल्स पर्सन ने मुझे धीरे से याद दिलाया, मिस्टर गू, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सभी गाड़ियों की डिलीवरी में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, जैसे जैसे गाड़ियां आती जाएं, एक एक करके डिलीवर करते जाना। ये सुनते ही उसने राहत की सांस ली। आखिर 20 करोड़ से ऊपर के ऑर्डर पर मिलने वाले कमीशन की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे देखते ही मुझे समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी मिस्ट्रेस बनकर मुझसे मिलने वाला रैंडम पॉकेट मनी भी उसकी पूरी लाइफ बदल सकता था। अगर ये आज से पहले हुआ होता तो शायद मैं इन खूबसूरत लड़कियों से थोड़ी देर और बातें करता, लेकिन मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था और मेरे पास फालतू चीजों पर वेस्ट करने के लिए एक पल भी नहीं था। इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें भी मेरे इस मनी प्रिंटिंग मिशन के आगे साइड हो चुकी थीं। SFX स्विच फोन की VIP रिंगटोन। तभी मेरा फोन बजा। हेलो, क्या मैं मिस्टर गू से बात कर रहा हूँ? मैंने कहा, हाँ, कौन? उधर से आवाज आई, नमस्ते मिस्टर गू, मैं कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट चिन युआन शान बोल रहा हूँ। सर, हमने आपके प्राइमरी अकाउंट पर अभी अभी 2.6 अरब युआन का एक ओवरसीज ट्रांसफर नोटिस किया है। चूंकि हमारे बैंक में आपका डिपॉजिट बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको ऑफिशियली अपने हाईएस्ट लेवल VIP क्लाइंट बनने का इन्विटेशन देना चाहते हैं और आपको कई एक्सक्लूसिव सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। भले ही मेरा फोन स्पीकर पर नहीं था, पर उस शांत शोरूम में मैनेजर से लेकर हर सेल्स गर्ल्स ने एक एक शब्द साफ सुन लिया। सबके सब शौक में जम गए, खासकर वो लड़की जिसने मुझे पहली फेरारी दिखाई थी। वो तो 20 करोड़ को ही बहुत बड़ी बात मान रही थी, पर 2.6 अरब युआन की बात सुनकर उसकी दुनिया ही हिल गई। लेकिन सच कहूं तो मुझे VIP स्टेटस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे दिलचस्पी थी एक बैंक प्रेसिडेंट के पीछे की पावर और कनेक्शंस में। मैंने तुरंत कहा, प्रेसिडेंट चिन, VIP वाली बात बाद में करेंगे, अभी मुझे एक मदद चाहिए। मुझे प्रॉपर्टीज खरीदनी है, लग्जरी फ्लैट्स, पेंट हाउस, विला, जितने आलीशान हो उतना अच्छा। क्या रियल एस्टेट में आपकी कोई पहचान या कनेक्शंस हैं? उन्होंने बेहद सावधानी और सम्मान से पूछा। जी बिल्कुल है सर, क्या आप अभी देखना चाहेंगे? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर प्रॉपर्टीज अच्छी हैं तो मैं ऑन द स्पॉट पूरा पेमेंट कैश में करूंगा। प्रेसिडेंट चिन तुरंत बोले, प्लीज मुझे बस कुछ मिनट दीजिए मिस्टर गू, मैं तुरंत लोगों से कांटेक्ट करता हूँ। फोन कटने के बाद शोरूम का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब कोई सेल्स गर्ल जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अगर मेरे पास सिर्फ कुछ करोड़ होते तो शायद वो अमीर घर में शादी करने के सपने देखती, पर जब उन्होंने सुना कि मेरे पास अरबों रुपए हैं और ये सिर्फ शुरुआत है, तो मैं उनकी पहुंच से बहुत ऊपर का देवता बन चुका था। मैंने जाते जाते मैनेजर से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी कार है जिसे मैं आज ही ड्राइव करके ले जा सकूं? एक सेल्स पर्सन हड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर गू, आपकी सभी गाड़ियों में प्रीमियम कस्टमाइजेशन पैकेजेस शामिल हैं, इसलिए जो गाड़ी सबसे पहले तैयार हो पाएगी वो दोपहर 3 बजे तक मिल पाएगी। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, जो भी कार सबसे पहले रेडी हो मुझे तुरंत कॉल करना। फ्यूल टैंक भी फुल करवा देना और नंबर प्लेट नॉर्मल ही चलेगी। मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं। मैनेजर और अनगिनत सेल्स गर्ल्स के बेहद भारी और रिस्पेक्टफुल एस्कॉर्ट के बीच मैं आखिरकार शोरूम से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर आया, प्रेसिडेंट चिन का दोबारा फोन आ गया। मिस्टर गू, मैंने कई लोगों से बात कर ली है, बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए तैयार हैं। आप कहाँ मिलना चाहेंगे? मैंने टाइम देखा, दोपहर हो चुकी थी। अगर पॉसिबल हो तो मीटिंग अपने बैंक में ही रखवा लीजिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग दोपहर 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। प्रेसिडेंट चिन ने तुरंत कहा, आप जैसे सम्मानित गेस्ट की सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं तुरंत सारा अरेंजमेंट करता हूँ। फोन रखने से पहले मुझे एक और बात याद आई। मैंने जोड़ दिया, बाय द वे प्रेसिडेंट चिन, क्या आप किसी प्राइवेट यॉट मैन्युफैक्चरर या प्राइवेट जेट सेलर को जानते हैं? उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, आप प्लीज बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिस्टर गू, कमर्शियल बैंक अपने एलीट क्लाइंट्स को टॉप टियर सर्विसेज देता है। आपको जो भी चाहिए हम सब अरेंज कर देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, फिर दोपहर की मीटिंग में उनके लिए भी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर दीजिए।
भले ही अपॉइंटमेंट्स बाद के लिए सेट थे, पर मेरे पास अभी भी कुछ घंटे बचे थे, जिसका सीधा सा मतलब था पैसा खर्च करना जारी रखना। शुक्र है कि वो पूरी सड़क लग्जरी कार शोरूम से भरी पड़ी थी। 500 मीटर से भी कम दूरी पर मैं एक पोर्श शोरूम में घुस गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वहाँ की मैनेजर पूरे सेल्स स्टाफ के साथ भागती हुई आई। नमस्ते मिस्टर गू, मैं यहाँ की मैनेजर सुआंग चिन हूँ। पोर्श में आपका स्वागत है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। बाहर फोन पर बात करते हुए जो 2 मिनट मैंने बिताए थे, उतने में फेरारी के लोगों ने पूरे लग्जरी कार डिस्ट्रिक्ट में खबर फैला दी थी। अब हर शोरूम को पता चल चुका था कि एक भयानक रूप से अमीर आदमी आया है, जिसने लापरवाही से करीब 30 करोड़ युआन खर्च करके फेरारी के 7 मॉडल्स के 5 सेट्स खरीद लिए हैं। किसी को मेरे खरीदने का लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। मैंने शांत रहकर पूछा, क्या आपके पास पोर्श के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं? मैनेजर ने उत्साह में कांपते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर गू, हम आपके लिए कोई भी पोर्श मॉडल अरेंज कर सकते हैं, भले ही कुछ के लिए ट्रांसफर ऑर्डर्स लगाने पड़े। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, जितने भी प्रीमियम कस्टमाइजेशन पैकेजेस हैं सब लगा दो। बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन और हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना। मुझसे डिटेल्स मत पूछो, जो सबसे बेस्ट हो वो चुन लो। मैनेजर खुशी से लगभग कांपने लगी। एक लंबी कैलकुलेशन के बाद उसने रिपोर्ट दी, मिस्टर गू, सभी प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन मिलाकर टोटल बिल 5 करोड़ युआन हुआ है। इसमें 2 अलग अलग वर्जन्स की पोर्श 918, एक पोर्श 911 और एक केएन जीटी शामिल है। मैंने बिना पलक झपकाए अपना बैंक कार्ड फिर से निकाल दिया। 1 घंटे से भी कम समय में एक और हैरान परेशान स्टाफ के बीच से मैं पोर्श शोरूम से बाहर आ गया। 200 मीटर बाद मैंने लैम्बोर्गिनी में एंट्री की। बिल्कुल वही सीन दोबारा रिपीट हुआ। वहां मैंने लैम्बोर्गिनी रेवेंटन, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी वेनेनो रोडस्टर सिलेक्ट की। फुल कॉन्फ़िगरेशन के बाद टोटल प्राइस लगभग 4 करोड़ युआन आई और एक बार फिर मैंने उनके 5 सेट्स ऑर्डर कर दिए। मेरे अकाउंट से तुरंत 20 करोड़ युआन और गायब हो गए। मेरा बैलेंस थोड़ी देर के लिए 4.9 अरब से गिरकर 4.7 अरब हुआ, पर सिस्टम ने तुरंत मुझे 2 अरब से ज्यादा का रिफंड देकर मेरे टोटल एसेट्स को 6.72 अरब युआन पर पहुंचा दिया। हमेशा की तरह मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और बिना टाइम वेस्ट किए अगला स्टॉप मासेराती बनाया। वहां मैंने मासेराती ग्रैंड टूरिस्मो, मासेराती MC20, मासेराती क्वात्रोपोर्टे, मासेराती कूपे और मासेराती ग्रैंड कैब्रियो चुनी। फुल्ली कॉन्फ़िगर टोटल 1.5 करोड़ युआन से ऊपर बैठा और मैंने बिना हिचकिचाए फिर से 5 सेट्स का दांव खेल दिया, जिससे टोटल 7.5 करोड़ युआन खर्च हुए। सिस्टम ने तुरंत मुझे 75 करोड़ युआन वापस किए और इस तरह दोपहर के 3 बजते मेरी टोटल वेल्थ 7.4 अरब युआन तक जा पहुंची। आखिरकार मैं कमर्शियल बैंक पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही एक 40-45 साल के मिडिल एज आदमी ने रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ मेरी तरफ कदम बढ़ाए। मिस्टर गू, आपका स्वागत है। मैं चिन युआन शान कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट। मैंने हल्के से सिर हिलाया। प्रेसिडेंट चिन, आप बहुत विनम्र हैं। फिर हम दोनों अंदर चले गए। अंदर जाते हुए उनकी नजर मेरे हाथ में मौजूद आधे खाए हुए हैमबर्गर पर पड़ी तो वो थोड़ा झेपते हुए मुस्कुराए। मिस्टर गू, शायद हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। मैंने तुरंत सिर हिलाया। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे पास समय बहुत कम है। उन्होंने हड़बड़ाकर जवाब दिया। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुरंत पास से आपके लिए एक सिंपल सा खाना मंगवा देता हूँ। मैंने लापरवाही से सिर हिलाया। ठीक है, कुछ भी सिंपल चलेगा। बिल्कुल सर, कुछ भी सिंपल चलेगा। बिल्कुल सर, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और वो मुझे बैंक के अंदर ले गए। चूंकि मैंने बहुत से लोगों को बुलवाया था, इसलिए VIP कॉन्फ्रेंस रूम में कई गेस्ट्स पहले से ही वेट कर रहे थे। प्रेसिडेंट चिन ने खुद मेरे लिए चाय सर्व की और सबका इंट्रोडक्शन कराया। एक सिंपल राउंड की ग्रीटिंग्स के बाद मैंने रूम में चारों तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, सॉरी आप सबको इतनी जल्दी में और इस तरह अचानक बुलाने के लिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ एक ही बार में हैंडल कर लिया जाए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आगे की बातचीत से आप सब बहुत सेटिस्फाइड होंगे। वहाँ मौजूद हर शख्स एक मंजा हुआ बिजनेसमैन था, इसलिए ऐसी बातों पर किसी को गुस्सा नहीं आया। वैसे भी आने से पहले प्रेसिडेंट चिन ने उन्हें हिंट दे दिया था कि मैं एक बेहद खतरनाक लेवल का कैश बायर हूँ। मैं सीधे पॉइंट पर आया। चलिए प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। कई लोगों ने तुरंत तैयार किए गए मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स के बंडल आगे बढ़ा दिए। टोटल 30 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट्स और विला थे। मैंने बहुत तेजी से सब कुछ पलटा। सच कहूं तो मुझे सिर्फ वहां के एनवायरनमेंट और प्राइसेस से मतलब था। यहाँ का हर प्रोजेक्ट शहर के सबसे फेमस और आलीशान डेवलपमेंट्स में से एक था और कीमतें आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर थीं। सबसे सस्ता फ्लैट भी 2 लाख युआन पर स्क्वायर मीटर से शुरू था और सबसे छोटा यूनिट 230 स्क्वायर मीटर का था। मुझे सब कुछ रिव्यू करने में लगभग 1 घंटा लगा और तब तक मेरे बगल में चावल सब्जी का एक पैक्ड मील चुपचाप लाकर रख दिया गया था। मैंने डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे और शांति से पूछा, अगर मैं आपकी ये प्रॉपर्टीज खरीदता हूँ तो मुझे क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने अपने ऑफर्स बताने लगे। ज्यादातर लोगों ने 3 साल के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस, यूटिलिटीज, हीटिंग फीस वेव ऑफ करने, फ्री पार्किंग स्पेस और 3 साल में 10 फुल हाउस क्लीनिंग सर्विसेज का ऑफर दिया। मैंने दिमाग में रफ कैलकुलेशन की। सबसे सस्ता लग्जरी फ्लैट 4.6 करोड़ युआन का था, जबकि सबसे महंगा विला पूरे 800 करोड़ युआन 80 मिलियन का था। टोटल 32 प्रॉपर्टीज थी, 25 लग्जरी फ्लैट्स और 7 विला, जिनकी कंबाइंड प्राइस 4.3 अरब युआन बैठ रही थी। अकाउंट में 7.4 अरब से ज्यादा होने की वजह से मुझे कोई डर नहीं था, बल्कि मैं एक्साइटेड था, क्योंकि ये अकेला ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू मुझे 43 अरब युआन से ज्यादा वापस देने वाला था। बेशक रकम इतनी बड़ी थी कि कैश बैक बैचेस में आने वाला था। क्योंकि सब कुछ बहुत हड़बड़ी में अरेंज हुआ था, इसलिए सेलर सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स लाए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डील आज ही क्लोज हो जाएगी। आखिर कौन सोच सकता था कि मेरे जैसा कोई इंसान सिर्फ तस्वीरें देखकर अरबों की प्रॉपर्टीज खरीद लेगा। खैर, एक फोन कॉल के बाद लोग तुरंत कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवर करने के लिए भागे। जब तक हम वेट कर रहे थे, मैं बगल में बैठे 3 यॉट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ मुड़ा। जेंटलमैन, जरा मुझे आपके मटेरियल्स भी देखने दीजिए।
तीनों ने तुरंत दोनों हाथों से बड़े सम्मान के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स आगे बढ़ाए। पेपर्स पलटने के बाद मैंने सिर हिलाया। मुझे ये तीनों अवेलेबल यॉट्स पसंद हैं, मैं ये तीनों ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक और यॉट कस्टम बिल्ड करवाना चाहता हूँ। एक रिप्रेजेंटेटिव ने तुरंत कॉन्फिडेंस से स्माइल की। मिस्टर गू, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम बिल्ड नहीं कर सकते। मैंने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और फटाफट अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखवानी शुरू कर दी। आधे घंटे तक डिटेल में डिस्कस करने के बाद मैंने आखिरकार कहा, मेरी रिक्वायरमेंट्स काफी मुश्किल हैं। आप तीनों आपस में कंपीट करके देख लीजिए कि ये ऑर्डर कौन ले सकता है। लगभग उसी समय प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए और मैंने तुरंत सब पर साइन करना शुरू कर दिया ताकि यॉट कंपनियों को आपस में डिस्कस करने का टाइम मिल सके। उसी समय मैंने प्राइवेट जेट कंपनियों के मटेरियल्स भी ले लिए। उन्हें देखने के बाद मेरी थ्योरियां थोड़ी चढ़ गईं। सच कहूं तो मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था, पर इसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। प्राइवेट जेट्स बेहद महंगे होते हैं और कोई भी रेडीमेड स्टॉक नहीं रखता, सब कुछ एडवांस कस्टमाइजेशन मांगता है। इसलिए मैंने फिर से अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बतानी शुरू कर दी, जबकि रिप्रेजेंटेटिव्स पीछे बैकस्टेज पागलों की तरह अपने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर रहे थे। प्राइवेट जेट के लिए मेरी डिमांड्स भी बहुत एक्सट्रीम थी। जैसे जैसे मैं बोल रहा था, सब लोग फटाफट नोट्स ले रहे थे और अपनी कंपनियों को इन्फॉर्मेशन रिले कर रहे थे। इस बीच प्रेसिडेंट चिन बगल में बैठे बिल्कुल सुन्न दिखाई दे रहे थे। एक बैंक प्रेसिडेंट होने के नाते वो खुद को ऐसा इंसान मानते थे जिसने अनगिनत अमीर क्लाइंट्स देखे हैं, पर आज उनका पूरा वर्ल्ड व्यू बिखर चुका था। आम लोग आज भीती मार्केट में सब्जी खरीदते हुए भाव ताव करते हैं और यहाँ मैं अरबों युआन की डील्स ऐसे साइन कर रहा था जैसे आलू प्याज खरीद रहा हूँ। थोड़ी देर बाद यॉट कंपनियां किसी नतीजे पर पहुंची। उनमें से एक ने ऑफिशियली मेरा कस्टम यॉट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। जो यॉट मैंने मांगी थी उसकी टोटल कॉस्ट 2.5 अरब युआन आ रही थी। ग्लोबल स्केल पर भी वो दुनिया की सबसे आलीशान सुपर यॉट्स में शुमार होने वाली थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने पूरे 2.5 अरब युआन तुरंत ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने वो 3 रेडीमेड यॉट्स भी 40 करोड़ युआन में खरीद ली जो मैंने पहले सिलेक्ट की थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप कर दिया। मेरा बैलेंस टेम्पररी तौर पर गिरकर 7.22 अरब हुआ, पर यॉट मैन्युफैक्चरर के लिए ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक अविश्वसनीय चैलेंज था। जो यॉट मैंने मांगी थी वो इतनी विशाल और वर्ल्ड क्लास लग्जरी से लैस थी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सिर्फ टॉप टियर कंपनियों में ही इसे बनाने की काबिलियत थी। उनकी जैसी इंडस्ट्रीज में कई साल बिना किसी बड़े ऑर्डर के निकल जाते हैं, पर एक ऐसा बड़ा ऑर्डर उनके अगले कई सालों का खर्चा निकाल देता है। और इस अकेले 2.5 अरब के ट्रांजैक्शन से सिस्टम ने मुझे तुरंत 25 अरब युआन का रिफंड दे दिया। मेरे लिक्विड एसेट्स अब अकल्पनीय रूप से खतरनाक हो चुके थे। प्रॉपर्टीज और यॉट्स के बाद आखिरी बड़ा काम था प्राइवेट जेट। कई एविएशन कंपनियों के बीच डिस्कशन के बाद फाइनली ईस्टर्न एयरलाइंस ने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। मेरी कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट्स इतनी कॉम्प्लेक्स और हाई एंड थी कि पूरी डिलीवरी में कम से कम 1.5 साल का समय लगने वाला था। आमतौर पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए ऐसी फ्लाइट्स को बनाने में 3-4 साल लगते हैं, पर मुझे वेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे फर्क पड़ रहा था बड़ा पैसा खर्च करने से। एक पूरा टॉप लेवल इंटरनेशनल लग्जरी प्राइवेट जेट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसकी फाइनल कस्टमाइज्ड प्राइस 3.5 अरब युआन तय हुई। जैसे ही मैंने साइन और पेमेंट कंप्लीट की, मेरे टोटल एसेट्स ने आखिरकार 100 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। कुल मिलाकर मेरे पास अब 103.7 अरब युआन से ज्यादा की संपत्ति थी। जब सब लोग वहां से निकले तो शाम के 7 बज चुके थे। मैंने अपने दुखते हुए माथे को मला और एक लंबी सांस ली। सच में सुबह 10 बजे से लगातार पैसा खर्च करना बेहद थका देने वाला काम था, खासकर दोपहर के वो नेगोशिएशंस, डिसीजंस और अंतहीन साइनिंग। मेरी थकी हुई शक्ल देखकर प्रेसिडेंट चिन ने रिस्पेक्टफुली स्माइल की और कहा, मिस्टर गू, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या मुझे आपको डिनर पर ले जाने का सम्मान मिल सकता है ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर सकें? मैंने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, चलिए। चिन युआन पूरे रास्ते बेहद हम्बल बने रहे। भले ही वो बैंक के प्रेसिडेंट थे, पर वो सिर्फ एक रीजनल ब्रांच के प्रेसिडेंट थे और उस वेल्थ के सामने जो मैं अब कंट्रोल कर रहा था वो भी हमारे बीच का फासला अच्छे से समझ रहे थे। चलते चलते मैंने अचानक कहा, प्रेसिडेंट चिन, वॉशरूम कहाँ है? मुझे हाथ धोने हैं। वो खुद मुझे गाइड करते हुए वहां ले गए। जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर गया, मैंने नोटिस किया कि वो बाहर खड़े होकर बहुत तेजी से फोन निकालकर किसी को सीक्रेटली कॉल कर रहे थे। जब मैं बाहर आया तो वो तुरंत फिर से मुस्कुराए। मिस्टर गू, चलें? उनके लीड करने पर हम जल्द ही एक प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंचे। बैठने के बाद मैंने उनसे सीरियस होकर पूछा, प्रेसिडेंट चिन, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां सबसे तेजी से पैसा खर्च होता है? वो थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोले, अगर बहुत बड़े अमाउंट की बात करें तो लग्जरी घड़ियां, कलेक्टिबल आर्ट और टॉप टियर ज्वेलरी बेहद एक्सपेंसिव कैटेगरीज हैं। मैंने थोड़ा सिर हिलाया। इसके अलावा कुछ और? थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने जोड़ा, अगर विशुद्ध रूप से बहुत तेजी से पैसा ठिकाने लगाना है तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट शायद सबसे फास्ट तरीका है। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। अच्छा, तो क्या इस वक्त कोई ऐसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं? मैं देखना चाहूंगा। अगर पोटेंशियल हुआ तो शायद मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूं। चिन युआन शान तुरंत मुस्कुराए। मिस्टर गू, पूरे देश में इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रही कंपनियों की कोई कमी नहीं है। फिल्म एंड टेलीविजन एंटरटेनमेंट, इंटरनेट मीडिया, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हर इंडस्ट्री में अनगिनत कंपनियां फंडिंग की राह देख रही हैं। मैंने शांति से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तो फिर फिल्म एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन मीडिया, मेडिसिन, हेल्थ केयर और एजुकेशन ट्रेनिंग की कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करने में मेरी मदद कीजिए।
बेशक वो कंपनियां बिल्कुल बेकार नहीं होनी चाहिए, वरना अगर उनका स्केल ही छोटा हुआ तो मैं बड़ा अमाउंट कैसे इन्वेस्ट कर पाऊंगा। मैंने ये जानबूझकर कहा था, मेरे लिए कंपनी का सक्सेसफुल होना या फेल होना मायने नहीं रखता था। जब तक मैं पैसा खर्च कर रहा था, सिस्टम मुझे उसका 10 गुना वापस देने ही वाला था। चिन युआन शान ने सीरियस होकर सिर हिलाया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिस्टर गू, डिनर खत्म होते ही मैं तुरंत लोगों से कांटेक्ट करता हूँ। इस तरह हमारे बीच एक और एग्रीमेंट हो गया। फिर मुझे अचानक एक और बात याद आई। ओह हाँ, मुझे एक पूरा कमर्शियल स्काईस्क्रेपर गगनचुंबी इमारत भी खरीदना है। क्या आसपास किसी का इसे बेचने का इरादा है? ये सुनकर चिन युआन शान भी थोड़े सन रह गए। मिस्टर गू, पूरा कमर्शियल स्काईस्क्रेपर खरीदना कोई छोटी बात नहीं है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी। अगर आपको सच में चाहिए तो मुझे बहुत ध्यान से लोगों से कांटेक्ट करना होगा, और सच कहूं तो बहुत कम लोग पूरी बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार होते हैं। अचानक उनकी आंखें ऐसे चमकी जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। वेट, अगर कोई ऐसी न्यूली कंप्लीटेड बिल्डिंग हो जिसने अभी ऑफिशियली ऑपरेशन शुरू नहीं किए हैं, तो क्या वो चलेगी? मैंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल चलेगी, रिनोवेशंस और मॉडिफिकेशंस मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये सुनते ही उन्होंने फटाफट कहा, इस केस में मैं असल में एक बिल्डिंग को जानता हूँ। कुछ साल पहले एक कंपनी ने हमारे बैंक से बहुत बड़ा लोन लेकर एक ट्विन टावर स्काईस्क्रेपर प्रोजेक्ट खड़ा किया था। वो दोनों टावर्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनका डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है। उसमें कमर्शियल एरियाज, ऑफिसेज, होटल्स, अपार्टमेंट्स और कई मिक्स्ड यूज सेक्शंस शामिल हैं। वो प्रोजेक्ट पिछले महीने ही कंप्लीट हुआ है और मैंने सुना है कि वो अभी इंटीरियर्स का काम करवा रहे हैं। मुझे बस एग्जैक्ट सिचुएशन का पता नहीं है। मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया, मुझे डिटेल से कोई मतलब नहीं है, मुझे वो पूरा का पूरा खरीदना है। प्रेसिडेंट चिन, उनसे पूछिए अगर डील सही बैठती है तो मैं इसे तुरंत परचेज कर सकता हूँ। चिन युआन शान ने सिर हिलाया और ऑन द स्पॉट कॉल लगा दिया। चेयरमैन लू, हेलो, इतनी रात को कॉल करने के लिए सॉरी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? दूसरी तरफ से एक बेबस हंसी आई। ओल्ड चिन, क्या तुम लोन रीपेमेंट के लिए कॉल कर रहे हो? फिक्र मत करो, जैसे ही बिल्डिंग ऑफिशियली ओपन होगी रेंटल इनकम से हम सब चुका देंगे। चिन युआन शान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं असल में ये पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि क्या आपका टावर्स को बेचने का कोई इरादा है? उधर से आवाज थोड़ी कॉशियस हो गई। बेचने का? चिन युआन शान ने बात जारी रखी, मेरे पास अभी एक बेहद पावरफुल क्लाइंट बैठे हैं। मैं ओरिजिनली उन्हें ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता था, पर अगर आपका बेचने का कोई इरादा नहीं है तो फिर रहने दीजिए। जैसे ही उसने पावरफुल क्लाइंट सुना, चेयरमैन लू की टोन तुरंत बदल गई। वेट जी, वेट, कितने पावरफुल हैं वो? चिन युआन शान ने शांति से कहा, मैं ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता, पर इतना बता सकता हूं कि वो दोनों टावर्स को ऑन द स्पॉट कैश में खरीद सकते हैं। चेयरमैन लू दूसरी तरफ बिल्कुल खामोश हो गए। अगर उन्हें तुरंत पूरे फंड्स रिकवर करने का मौका मिल रहा था तो बेचना उनके कई करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो सावधानी से बोले, ऐसा करते हैं ओल्ड चिन, मैं कल बाकी लोगों से डिस्कस करके बताता हूँ। पर चिन युआन शान ने मेरी तरफ देखा और तुरंत जवाब दिया, क्लाइंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर डिस्कशन आज रात हो सकता है तो वो कल सुबह 10 बजे से पहले सब कुछ फाइनलाइज कर देंगे, लेकिन अगर सुबह 10 बजे के बाद की बात है तो वो कहीं और देख लेंगे। चेयरमैन लू हैरान रह गए। ओल्ड चिन, क्या मजाक कर रहे हो? स्काईस्क्रेपर्स कोई ऐसे खरीदता है क्या? डिसीजन के लिए सिर्फ एक रात? मजाक बंद करो। चिन युआन शान ने शांत होकर कहा, मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, इस क्लाइंट ने सिर्फ आज के दिन में करीब 11 अरब युआन कैश खर्च किए हैं। जैसे ही चेयरमैन लू ने यह सुना, उनकी सांसें बदलने लगी। बाकी सब छोड़ भी दें तो जो इंसान लापरवाही से एक दिन में 10 अरब से ज्यादा कैश उड़ा सकता है, उसके पास भयानक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी। ऐसा आदमी उनके साथ कोई गेम नहीं खेलेगा। पर फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले को इतनी जल्दी क्यों है। बिल्डिंग्स खरीदने में तो हफ्तों की इंस्पेक्शंस, नेगोशिएशंस, इवैल्यूएशंस और लीगल रिव्यूज होते हैं, पर ये मिस्टीरियस बायर नॉर्मल बिजनेस लॉजिक को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। आखिर में चेयरमैन लू ने एक बेबस सांस ली। ठीक है, मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें बैक कॉल करता हूँ। फोन कटने के बाद मैंने अपना माथा हल्का सा दबाया और याद दिलाया, ओह हाँ प्रेसिडेंट चिन, उन इन्वेस्टमेंट कंपनियों को मत भूलना। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। मैं अभी एक ग्रुप मैसेज भेजकर देखता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां फिलहाल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हैं। इस पॉइंट पर मेरी वेल्थ 100 अरब युआन पार कर चुकी थी और मैं इस पैसे को आइडल छोड़ने का कोई चांस नहीं ले सकता था। भले ही सिस्टम कल बंद हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स अपने आप में वर्थ इट थे। क्या पता फ्यूचर में इनमें से कुछ बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो जाए। खैर, जैसे ही चिन युआन शान ने मैसेज भेजा, उनका फोन पागलों की तरह बजने लगा। 10 सेकंड से भी कम समय में किसी का कॉल आ गया। प्रेसिडेंट चिन, जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी पोस्ट की है, क्या वो सच है? चिन युआन शान ने शांति से कहा, मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल सच है और वो क्लाइंट फिलहाल मेरे बगल में ही बैठे हैं। दूसरी तरफ का बंदा एकदम एक्साइटेड हो गया, तो फिर कल सुबह मैं खुद आकर कॉपरेशन डिस्कस करना चाहूंगा। चिन युआन शान ने मेरी तरफ देखा और मेरे हल्के से सिर हिलाने पर कहा, कल सुबह ठीक 8 बजे अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाइए। उधर से आवाज आई, थैंक यू प्रेसिडेंट चिन, थैंक यू सो मच। इसके बाद कॉल्स का सिलसिला थमा ही नहीं। 1 घंटे से भी कम समय में चिन युआन शान ने कम से कम 20 कॉल्स अटेंड किए, जो सबके सब इन्वेस्टमेंट्स या पार्टनरशिप्स के लिए थे। बाकी लोग तो कॉल लाइंस बिजी होने की वजह से मैसेजेस स्पैम कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद चेयरमैन लू का दोबारा फोन आया, प्रेसिडेंट चिन, सबसे डिस्कस करने के बाद हम टावर्स बेचने के लिए तैयार हैं, पर कुछ टेनेंट्स किराएदारों के साथ पहले से साइन एग्रीमेंट्स हैं, तो वो इश्यूज आपके क्लाइंट को खुद रिजॉल्व करने होंगे। मैंने हाथ से इशारा किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिन युआन शान ने तुरंत जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल सुबह ठीक 7 बजे सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। थोड़ी और फॉर्मल बातचीत के बाद फोन कट गया। अपने फोन पर अनरीड मैसेजेस की बाढ़ को देखकर चिन युआन शान सिर्फ एक बेबस मुस्कान मुस्कुरा सके, फिर मुझसे सावधानी